जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। मऊ सदर की तहसील में शुक्रवार को चौंकाने वाली वारदात हुई। कोर्ट में बहस के दौरान वकील और फरियादी के बीच मामूली बहस ने इतना तूल पकड़ लिया कि हाथापाई तक नौबत पहुंच गई। इसके बाद कोर्ट परिसर में ही जमकर लात घूंसे चले और पुलिस को मामले में दखल देकर झगड़ा रोकना पड़ा। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है, साथ ही SDM भी इस जांच को देख रहे हैं। इसी पूरी वारदात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से भी वायरल हो रहा है। दरअसल तहसीलदार कोर्ट में मुकदमे की पैरवी चल रही थी। इस दौरान लाइन से बयानबाजी की जा रही थी। इसी दौरान फरियादी ने किसी बात को लेकर वकील से विवाद कर लिया और वहीं पर अपशब्द कहने लगा। इसके बाद जैसे ही कोर्ट रूम से दोनों बाहर निकले तो विवाद और बढ़ गया। एक दूसरे को अपशब्द कहते हुए हाथापाई होने लगी और कोर्ट परिसर में भीड़ जमा हो गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद भाजपा की नजर विधान परिषद की 36 सीटों पर है। इन सीटों के लिए आज मतदान होगा। इस चुनाव में सपा और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है, क्योंकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने विधान परिषद चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। हालांकि कुछ निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है। वहीं मतों की गिनती 12 अप्रैल को होगी। उत्तर प्रदेश के उस सदन के 36 से सीट 35 स्थानीय अधिकारियों के निर्वाचन क्षेत्र में फैली हुई है, जहाँ द्विवार्षिक चुनाव पहले 2 अलग-अलग तारीखों पर किए गए थे। अब यह 9 अप्रैल को एक साथ आयोजित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने रमजान के इस पाक महीने में मुस्लिम समुदाय के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। शिक्षकों और ठेका कर्मचारियों को रमजान महीने के दौरान 3 अप्रैल से 2 मई तक सभी कार्य दिवस से शाम 1 घंटे पहले कार्यालय स्कूल छोड़ने की इजाजत दे दी है। बता दें कि जानकारी के लिए आपको बता दें, आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ दिल्ली जल बोर्ड ने रमजान के महीने के मद्देनजर मुस्लिम समुदाय के कर्मचारियों को 2 मई तक रोजाना 2 घंटे की छुट्टी देने का फैसला लिया था। जल बोर्ड ने सोमवार को अपने मुस्लिम कर्मचारियों को प्रतिदिन 2 घंटे की छुट्टी देने का फैसला लिया था, लेकिन जल बोर्ड ने मंगलवार को यह आदेश वापस ले लिया। दिल्ली जल बोर्ड ने यह आदेश वापस लेने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को देश में बढ़ती महंगाई को लेकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मोदी सरकार पर कटाक्ष किया। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत के मौजूदा आर्थिक हालात के संदर्भ में आने वाला वक्त कैसा होगा, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। जो आने वाला है वह आपने अभी जिंदगी में देखा भी नहीं है। इस देश ने रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी वह टूट गई है। इन्होंने जो यह रीढ़ की हड्डी तोड़ी है, इसका नतीजा अगले 2-4 साल के अंदर आएगा और वह नतीजा बहुत ही भयंकर होगा। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12 टर्म 2 एग्जाम के लिए डेट शीट में संशोधन किया है। परीक्षा में शामिल होने जा रहे सभी छात्र पंजाब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट PSEB.ac.in पर विजिट कर संशोधित एग्जाम डेट की जांच कर सकते हैं। PSEB 12 टर्म 2 परीक्षा पहले 22 अप्रैल 2022 से आयोजित होने वाली थी, जिसमें अब सुधार कर दिया गया है। अब नई डेट शीट के अनुसार परीक्षा 24 अप्रैल 2022 से शुरू होगी। बहुचर्चित चारा घोटाला की डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में राजद के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में CBI ने काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए कोर्ट से और समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इसी के साथ ही लालू की बेल पर सुनवाई अब 22 अप्रैल तक के लिए टल गई है। लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान लालू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस की है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि लालू यादव सजा की आधी अवधि में 11 महीने ज्यादा सजा काट चुके हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के मुंबई स्थित घर पर हड़ताली स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों ने हमला किया। आंदोलन के नाम पर हड़ताली कर्मचारी आंदोलन करने पहुंचे, लेकिन ST कर्मचारी आंदोलन तक रुके नहीं और उन्होंने पवार के घर चप्पल और बोतलें फेंकी। शरद पवार के घर पर आंदोलन करने हड़ताली कर्मचारी पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस को इसकी कानो कान खबर नहीं होती। यह इंटेलिजेंस की नाकामी मानी जा रही। हड़ताल कर रहे कर्मचारी सिल्वर ओक पर हमला करने पहुंचे, तब शरद पवार, उनकी पत्नी प्रतिभा पवार और पोती घर पर ही थी। हमले की खबर मिलते ही पवार की बेटी सुप्रिया सूले सिल्वर ओक पर पहुंची और हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को समझाने की भी कोशिश की। महाराष्ट्र में स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी पिछले 5 महीने से हड़ताल पर है। पेंशन, सैलरी में बढ़ोतरी की मांग के अलावा उनकी मुख्य मांग थी कि स्टेट ट्रांसपोर्ट का विलय राज्य सरकार में किया जाए।
नीतीश सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जनक राम के मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान बैन करने की मांग पर हमने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बयान जारी किया है कि कुछ लोग असदुद्दीन ओवैसी बनना चाह रहे हैं। अगर हैसियत हो तो मस्जिदों में आने वाली अजान की आवाज को रोक कर दिखाएं। दानिश रिजवान ने कहा है कि इस मुल्क में न अजान की आवाज रुकेगी, न मंदिरों के घंटे बंद होंगे। दानिश रिजवान ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी सबका हाथ सबका विकास की बात करते हैं, वह सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रधानमंत्री के सपनों को तोड़ना चाहते हैं। हम प्रवक्ता ने कहा है कि ऐसे बयान देकर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले नेताओं को हम बता देना चाहते हैं कि इस मुल्क में अजान की आवाज भी आएगी और मंदिर के घंटे भी बजेंगे। दरअसल मुजफ्फरपुर में बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता जनक राम ने कहा है कि मस्जिदों में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने के कारण आम आदमी और पढ़ाई करने वाले छात्रों को दिक्कत होती है। बिहार में हुए एमएलसी चुनाव में राजपूत और भूमिहर ने जाति के सबसे ज्यादा उम्मीदवार एमएलसी बने हैं। 24 सीटों पर हुए चुनाव में आधी सीटों पर राजपूत और भूमिहर जाति के उम्मीदवार ने बाजी मारी है, जबकि 5 सीटों पर यादव कैंडिडेट को जीत मिली है। 6 सीटों पर वैश्य जाति व प्रत्याशियों को भी जीत मिली है, जबकि 1 सीट पर ब्राह्मण जाति के उम्मीदवार को जीत मिली। आरजेडी ने एमएलसी चुनाव में 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इनमें 5 सीटों पर पार्टी को जीत मिली है। इन 6 में से 3 भूमिहर जाति के। आरजेडी ने इस चुनाव में MY समीकरण से इतर एक नया समीकरण BY भूमिहर समीकरण दिया है। केंद्र सरकार के खिलाफ तेलंगाना सरकार धरना देने की तैयारी में है। दरअसल 61 लाख किसान और उनके परिवारों को प्रभावित करने वाली केंद्र की मोदी सरकार की भेदभावपूर्ण धान खरीद नीति के विरोध में अब तेलंगाना सरकार खुलकर सामने आ गई है। अब वो इसी महीने 11 अप्रैल को देश की राजधानी नई दिल्ली में देगी। इस धरने में तेलंगाना सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि, TRS के सांसद, विधायक, MLC और शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये धरना 1 दिन का होगा और दिल्ली में तेलंगाना भवन में ये आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली बजट की प्रगति की समीक्षा करने और अगले 5 वर्षों में 20 लाख नौकरियां मुहैया कराने के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के वास्ते शुक्रवार को एक बैठक की। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले महीने अपना बजट पेश किया था और उसे रोजगार बजट का नाम दिया था, क्योंकि इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 20 लाख नौकरियां देने का है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया है कि रोजगार बजट की समीक्षा के दौरान आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि जिस तरह आज पूरा देश शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी को लेकर दिल्ली की तरफ देखता है, ठीक ऐसे ही हम रोजगार का समाधान भी देंगे। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को कहा है कि अगर केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की गलती करती है तो अगले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस लगभग 250 सीटें जीतेगी। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा है कि फिल्मों को कर मुक्त कर भाजपा अपना राजनीतिक हित साध रही है। लेकिन आपको बता दें कि डायमंड हार्बर से लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी बालीगंज विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में TMC प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, भाजपा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। मैं उनसे कहता हूं कि आगे बढ़े। वर्ष 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान उनके प्रचार अभियान के बावजूद हमें 213 सीटों पर विजय हासिल हुई। कर्नाटक में कई संगठन अजान के दौरान लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल के नेता HD देवगौड़ा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। देवगौड़ा ने कहा है कि यह कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का अंत है। वहीं कांग्रेस प्रमुख DK शिवकुमार ने भी राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। सुंदरता को सुंदरता ही रहने दे, कोई भी कानून के खिलाफ नहीं जा रहा, हम इससे परेशान नहीं होते हैं। कर्नाटक में कुछ दक्षिणापंथी कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर को बंद करने की मांग की है, जिसे उन्होंने ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन बताया है। बेंगलुरु पुलिस ने 301 मस्जिद, मंदिर, चर्चों और अन्य प्रतिष्ठानों को अपने लाउड स्पीकर का उपयोग डेसिबल लेवल के भीतर करने के लिए नोटिस जारी किया है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। आज भी तेल कंपनियों की ओर से ग्राहकों को कोई राहत नहीं मिल रही है। बता दें कि आज के पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हुई है। साथ ही कई शहरों में पेट्रोल का दाम 100 रुपये के पार हो चुका है। बता दें कि तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल डीजल के दाम में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी फिर से की गई है। बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों के द्वारा जारी किए गए रेट के अनुसार आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम अब 105.61 रुपये प्रति लीटर है। वहीं दिल्ली में डीजल का दाम 96.87 रुपये प्रति लीटर बना हुआ है।
भारत में नए कोविड-19 केसों में 7.3% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नतीजतन पिछले 24 घंटे में 1109 मामले सामने आए हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 43 मौत हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटे में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत 16,080 लाख डोज लगाई जा चुकी है, जिसके बाद अब तक कुल वैक्सीनेशन आंकड़ा भी बहुत सारा पार हो चुका है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,53,582 परीक्षण किए गए, जिसके बाद कोरोना के कुल परीक्षण का आंकड़ा 79.29 की संख्या को छू चुका है। बहुमूल्य धातुओं सोने और चांदी के दामों में शुक्रवार को दूसरे दिन भी गिरावट दर्ज की गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना शुक्रवार को 180 रुपये सस्ता हो गया। गिरावट के साथ सोना शुक्रवार को सुबह 51,715 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी की कीमत में भी नरमी देखी जा रही है। MCX पर चांदी 101 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट के साथ 66,664 रुपये किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है। वहीं बुलियन मार्केट में 24 कैरेट सोने के दाम में आज तेजी देखी जा रही है। 24 कैरेट सोने का भाव सुबह 52,663 रुपये बोला जा रहा है। इस तरह इसमें कल के मुकाबले आज 260 रुपये की तेजी आई है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।